आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के इकाई 2 के विलयन अध्याय के अंतर्गत जिस टॉपिक्स के अध्ययन करेंगे, जो हमारी विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पहला, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक से कहते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना से किस प्रकार की जाती है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा हिमांक में अवनमन, जिसके अंतर्गत हम हिमांक की परिभाषा, हिमांक में अवनमन, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, आणविक द्रव्यमान की इससे गणना, और तीसरा जो भाग है वो अणुसंख्यक गुणधर्म से अलग है, यह है असामान्य आणविक द्रव्यमान का। इसके साथ इससे जुड़ा हुआ एक नियम है, कारक है जो है वान भाव कारक, और इससे अणुसंख्यक गुणधर्म का संबंध है। ये हमारे आज के अध्ययन की विषय वस्तु है। इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन जैसा इसका नाम ही है, इसमें सबसे पहले जो शब्द हमें समझना है वह है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? सामान्यतः क्वथनांक को उबलने के रूप में जाना जाता है कि जब कोई द्रव उबलता है तो उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। निश्चित ताप पर प्रत्येक द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है, उबलने का बिंदु उसका निश्चित होता है, और यह जल से समझा जा सकता है। जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर होता है, इसलिए हम जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है। यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन का अध्ययन करेंगे, इसमें हमें ऐसी परिभाषा लिखना है जो वाष्पदाब से संबंधित हो। वाष्पदाब का अध्ययन आपने पिछली इकाई में किया है, और वाष्पदाब की यहाँ केवल परिभाषा हम देखते हैं कि वाष्पदाब क्या है। वाष्पदाब वास्तव में दो अवस्थाओं के बीच में साम्य है, जो पहली अवस्था होती है वो द्रव और दूसरी वाष्प। जब द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था साम्यावस्था में होती है, तब उस अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे वाष्पदाब कहते हैं। वाष्पदाब के बाद क्वथनांक को समझने के लिए जो दूसरे शब्द को हमें समझना है वह है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का तात्पर्य है हमारा जो पृथ्वी का पूरा वातावरण है वो वायु से जुड़ा है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और ये गैसों के मिश्रण का भी किसी विलयन के क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय दाब यहाँ पर हम एक वायुमंडलीय दाब के रूप में लेते हैं, जिसे पानी के 760 मिलीमीटर दाब के बराबर माना जाता है। यानी एक वायुमंडलीय दाब या 760 मिलीमीटर पानी का दाब, ये वायुमंडलीय दाब हम क्वथनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करेंगे। इस दो शब्द के आधार पर अब हम क्वथनांक की परिभाषा दे सकते हैं कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का वाष्पदाब बराबर वायुमंडलीय दाब। क्वथनांक की यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस परिभाषा के आधार पर ही जो बोध प्रश्न होते हैं उन्हें हल किया जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मान भी पृथ्वी में सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर वायु दाब कम होता है, जैसे आप जानते हैं ऊंचाई पर या पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। क्वथनांक की परिभाषा समझने के बाद अब हम चलते हैं क्वथनांक में उन्नयन की ओर। क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, क्वथनांक आप समझ चुके हैं, और उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि होना या बढ़ना, यानी क्वथनांक का बढ़ना।
अब क्वथनांक का वर्णन किस संदर्भ में है? वाष्पदाब जब आपने अध्ययन किया था तब आपने वाष्पदाब दो प्रकार से ज्ञात किया था, एक शुद्ध विलायक के लिए और दूसरा विलयन के लिए। शुद्ध विलायक के लिए जो वाष्पदाब होता है उसका मान हमेशा अधिक होता है। शुद्ध विलायक में मान लीजिए हमने जल लिया है तो ये जल का वाष्पदाब सदैव अधिक होता है, और जब इस शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय जैसे शक्कर घोल देते हैं तब इसका वाष्पदाब कम हो जाता है। विलयन है दूसरा हमारे पास, और इसमें जल के साथ है शर्करा। अब ये वाष्पदाब कम हो गया, और इसका कारण आप जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में वाष्पदाब देखा जाता है तो वाष्पदाब शुद्ध विलायक का अधिक होता है, परंतु जब उसमें अवाष्पशील विलेय जैसे शर्करा मिला जाता है तो वाष्पदाब कम हो जाता है, क्योंकि विलेय के कण वाष्प करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब इस वाष्पदाब का क्वथनांक से संबंध देखिए। क्वथनांक से क्या संबंध होगा वाष्पदाब का? जब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होगा तब इसका क्वथनांक कम होगा, और जैसे जैसे उसमें हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो वाष्पदाब में कमी होने के साथ उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ये क्वथनांक में वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। यानी आप इसे परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है, परंतु विलयन बनने पर वाष्पदाब कम हो जाता है। इस कमी के कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि जल के लिए हम देखें तो जल के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 कैलोरी है, परंतु जब जल में शर्करा घोली जाएगी तब इसका क्वथनांक बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। और इसे हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि घर में यदि आप जल उबाल रहे हैं और जल में उबलते हुए जल में यदि आप शर्करा डालते हैं तो उसका उबलना कम हो जाता है। अब उस विलयन को उबालने के लिए आपको अतिरिक्त ताप की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसमें क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यदि हम वाष्पदाब और ताप के बीच में ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ से इसी अवधारणा को समझा जा सकता है। एक्स अक्ष पर ताप और वाई अक्ष पर यदि हम वाष्पदाब लें ये एक वायुमंडलीय दाब इस पर यदि हम विलायक के लिए शुद्ध विलायक के लिए यदि हम ताप और दाब के बीच में वाष्पदाब के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसे हम नाम देंगे ए। ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और ताप के बीच में संबंध है, जिसमें इस बिंदु को हम x नाम दे देंगे। इस बिंदु पर इस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है। ये x बिंदु को यदि हम तापमान से जोड़ें तो इसका संगत ताप प्राप्त होगा हमको T0B। इसे T0B से लिखेंगे। क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसके लिए जो सेंटीग्रेड करेंगे वो होगा स्मॉल b। अब इस शुद्ध विलायक में यहाँ आप कर्व देख रहे हैं, वक्र देख रहे हैं, वक्र AB है। वक्र AB शुद्ध विलायक के लिए वक्र है, जिसमें जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वाष्पदाब में भी वृद्धि हो रही है, और बिंदु x पर विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और इस बिंदु x को यदि हम
संगत आप इसका देखें तो T0B प्राप्त हो रहा है जो विलायक का क्वथनांक है। इस शुद्ध विलायक में जैसे ही हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे, शर्करा को मिलाएंगे, मान लीजिए ये जल है और इसमें हमने अब शर्करा को मिलाया तो इसका वाष्पदाब तुरंत कम हो जाएगा। कम होने पर मान लीजिए इस बिंदु से शुरू हो रहा है, C बिंदु से, और इस ग्राफ को आगे बढ़ाया हमने, ये है विलयन के लिए वाष्पदाब ताप के साथ साथ बढ़ते जा रहा है और ये X बिंदु पर जहां शुद्ध विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, उससे आगे बढ़ते हुए Y बिंदु तक पहुंच रहा है। यहाँ तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस Y बिंदु पर विलयन का क्वथनांक प्राप्त होगा। यदि इसे हम यहाँ ताप के रूप में देखें तो ये ताप होगा T_B, ये विलयन का क्वथनांक होगा। इस ग्राफ में वाष्पदाब की जो प्रमुख अवधारणा है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब सदैव विलयन के वाष्पदाब से अधिक होता है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब का जो वक्र है वो सदैव विलयन के वाष्पदाब के ऊपर पाया जाता है। तो इस प्रकार इस ग्राफ से शुद्ध विलायक का वाष्पदाब T0B और विलयन का वाष्पदाब TB प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्राफ से स्पष्ट है कि TB का मान अधिक है और T0B का मान कम है। यह अंतर ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। यहाँ तापमान में जो वृद्धि हुई है ये इन दोनों के बीच की है जो डेल्टा TB कहलाएगी। यानी डेल्टा TB बराबर होगा TB माइनस T0B। विलयन का क्वथनांक सदैव अधिक होगा और शुद्ध विलायक का क्वथनांक उससे कम होगा, इसलिए डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर होगा TB माइनस T0B। ये व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्यंजक से जब हम आंतरिक प्रश्न लगाएंगे तब इसमें हमें शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो प्रायः नहीं दिया रहता, क्योंकि प्रश्न में ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कि विलायक जल होता है और अधिकांश प्रश्न में विलायक जल होता है, क्योंकि जल सार्वत्रिक विलायक ही है। तो इसमें T0B का मान नहीं दिया होता है। T0B का मान हमें मालूम है, यदि हमें केल्विन में लिखना है तो 373 केल्विन होगा और इन दोनों मानों को हमें निकालना होता है। क्वथनांक में उन्नयन की इस अवधारणा के बाद अब हम इस क्वथनांक में उन्नयन का संबंध पढ़ेंगे और ये संबंध होगा मूलकता के साथ। क्वथनांक में उन्नयन मूलकता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन को हमने प्रदर्शित किया है डेल्टा TB से, ये समानुपाती होता है मूलकता के। मूलकता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये है मूलकता। यहाँ m और डेल्टा TB में बीच में समानुपाती चिन्ह है। इससे समानुपाती चिन्ह को यदि हम हटाएं, इसकी जगह कोई स्थिरांक का उपयोग करें तो डेल्टा TB बराबर होगा KBm। यहाँ KB एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या केवल मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसे इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। केबी की परिभाषा जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ इस व्यंजक के आधार पर देखिए, यदि मूलकता m का मान यदि हम 1 रखें या मूलकता को हम इकाई मानेंगे तब यहाँ डेल्टा TB बराबर होगा KB और इस आधार पर मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बनाई जाती है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोलर क्वथनांक
मोलरता इकाई प्रदर्शित करता है, या जिसमें विलयन की इकाई मोलरता होगी। क्योंकि यहाँ मोलरता का मान हमने 1 लिखा है, इसलिए यहाँ डेल्टा टीवी बराबर केवी में केवी या मोलर पथनांक उन्नयन स्थिरांक उस पथनांक में उन्नयन के बराबर है जिसमें विलयन में मोलरता इकाई होती है, यानी 1 होती है। यहाँ इकाई से तात्पर्य है 1 होती है। और 1 मोलर विलयन आप जानते हैं, इस मोलर शब्द का उपयोग कब करते हैं? जब किसी भी विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में उसका 1 मोल विलय होता है। इस स्थिरांक का जल के लिए मान हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। जल के लिए इसका मान है 0.52 कैलोरी केजी प्रति मोल। और केवी की इकाई भी अगर हम निकालना चाहें तो केवी की इकाई, ये इकाई जो यहाँ लिखी हुई है, इस इकाई को भी हम सरलता से निकाल सकते हैं। ये जल के लिए मान है, इसकी इकाई निकालने के लिए चूंकि डेल्टा टीवी बराबर है m KVM केवी डेल्टा टीवी अपॉन m। डेल्टा टीवी पथनांक में उन्नयन ताप है, जिसकी इकाई होगी केल्विन, और नीचे मोलरता है, मोलरता की इकाई होगी मोल प्रति ग्राम, और इसलिए इसकी इकाई होगी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। मोलर पथनांक उन्नयन स्थिरांक के बाद अगला भाग जो है हमारा वो है आणविक द्रव्यमान की गणना। पथनांक में उन्नयन के आधार पर हम आणविक द्रव्यमान की गणना इस प्रकार से करेंगे। तो पथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, जिसका अध्ययन आप पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। तो ये जो डेल्टा टीवी है, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, पथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है। और प्रश्न आता है परीक्षा में कि सिद्ध करें पथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो डेल्टा टीवी समानुपाती है m के, ये अब तक याद हो गया होगा आपको। अब डेल्टा टीवी बराबर केवी m, यहाँ m मोलरता है, मोलरता के लिए हम संकेत प्रयोग करेंगे WB अपॉन MB। WB गुणी 1000 बटे MB गुणी WA, जहाँ WA विलायक का भार है, WB विलेय का भार है, MB विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहाँ m का मान यदि इसमें रखें तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा WB बटे MB WA KV। यह व्यंजक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हम सारे आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। डेल्टा टीवी का मान यानी पथनांक में उन्नयन का मान ज्ञात करने के लिए जो भी आंतरिक प्रश्न आते हैं उसमें इस व्यंजक की आवश्यकता होगी। और आगे जो हम अगला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, उसके लिए जब व्यंजक स्थापित करेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक सारे जो पद हैं वो एक समान होंगे। इनमें केवल जो पथनांक लिखा है, पथनांक के लिए संकेत हमने v लिखा है, उसके स्थान पर f का प्रयोग होगा, क्योंकि पथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है और हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, इसलिए यहाँ f का उपयोग होगा, डेल्टा f लिखेंगे। और जो यहाँ व्यंजक प्राप्त होगा वो इसी प्रकार का होगा। तो ये डेल्टा टीवी बराबर WB गुणे 1000 गुणे KV बटे MB गुणे WA। इस व्यंजक के द्वारा
हम आणविक प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ चूंकि आणविक द्रव्यमान निकालना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें डेल्टा टीवी को नीचे ले आएंगे। यहाँ एमबी बराबर है डब्ल्यूबी बटे एमबी, डब्ल्यूबी बटे डेल्टा टीवी डब्ल्यू ए और ये के। आणविक द्रव्यमान एमबी की गणना भी आणविक प्रश्न में पूछी जाएगी और इसकी गणना करने के लिए इस सूत्र में जहां एमबी था उसके स्थान पर डेल्टा टीवी लिख दिया हमने और इस प्रकार के व्यंजन प्राप्त हो गया है। ये सारे व्यंजन में डेल्टा टीवी समानुपाती यानी कि पहला व्यंजन तो प्राप्त हुआ और ये जो अंतिम व्यंजन प्राप्त हुआ हमने जिसमें आणविक द्रव्यमान का मान निकाला, ये सारे सिद्ध करते हैं कि जो पतनांक उन्नयन है उसका मान विलेय के कणों की संख्या पर मूललता पर निर्भर करता है और इसलिए पतनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब इसके कुछ बोध प्रश्न हम देखेंगे। पतनांक में उन्नयन की समझ का कुछ प्रश्न आते हैं। इनमें एक प्रश्न तय पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में भोजन को पकाने में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक समय क्यों लगता है। तो ये पतनांक और वाष्पदाब की अवधारणा पर आधारित है जो हिमांक पतनांक के उन्नयन से लिया गया है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में वायुदाब का अध्ययन किया जाए तो ये वायुदाब सामान्य पृथ्वी के धरातल से कम होता है। वायुदाब कम होने पर पतनांक कम हो जाता है और इसलिए किसी भी भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है और ज्यादा ताप लगने के कारण ज्यादा समय भी लगता है। अब इसके आंकिक प्रश्नों पर हम आएंगे। अब हम पतनांक उन्नयन के लिए आंकिक प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय होने पर इस विलयन में पतनांक उन्नयन 0.6 की कैलोरी पाया गया। केबी का मान यदि 0.52 कैलोरी किलोग्राम प्रति मोल होने पर यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में यहाँ WA का मान है यूरिया का भार 170 ग्राम, जल का भार 170 ग्राम है। WB यूरिया का भार 12.5 ग्राम है। डेल्टा TB का मान पतनांक में उन्नयन 0.63 है और KB का मान 0.52। ये मान यदि हम सूत्र जो हमने अभी स्थापित किया था आणविक द्रव्यमान NB = KB × WB × 1000 अपॉन डेल्टा TB × WB, यदि इसमें रखा जाए तो ये मान प्राप्त होता है 60.7 ग्राम प्रति मोल। ये यूरिया का आणविक द्रव्यमान है और वैसे भी आप इसके अणुसूत्र से यदि गणना करें तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 होता है। अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए आप ये देख सकते हैं अणुसूत्र से निकालकर 60 और यहाँ 60.7 ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान में बहुत अलग अंतर होता है। अब हम आएंगे अगले हमारे बिंदु पर हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए शब्द हिमांक की परिभाषा पहले देखेंगे। हिमांक का सामान्य अर्थ होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। ये ताप प्रावस्था परिवर्तन से संबंधित होता है, पर हमारी जो परिभाषा हम लेंगे वो होगी वाष्पदाब से संबंधित। वाष्पदाब के आधार पर यदि हम हिमांक देखें तो हिमांक वह ताप होता है जिसमें द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों के वाष्पदाब समान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से साम्य अवस्था में होते हैं। ये द्रव और ठोस इनके बीच में साम्य हुआ और इन दोनों के वाष्पदाब समान हो जाएंगे। द्रव का वाष्पदाब बराबर ठोस का वाष्पदाब होगा और दोनों एक दूसरे से साम्य अवस्था में होंगे। हिमांक में अवनमन में दूसरा शब्द है अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कम होना या कमी होना।
हिमांक में कमी का यहाँ तात्पर्य है कि जल का हिमांक जैसे हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इस ताप पर ही उसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था की वास्तुता समान हो जाती है। हिमांक में अवनमन की अवधारणा को समझने के लिए फिर वाष्प पदार्थ पर हम आते हैं। शुद्ध विलायक और विलयन के शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है जबकि विलयन का वाष्पदाब कम होता है। हिमांक से सीधा संबंध है वाष्पदाब का कि जब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक है तो इसका हिमांक बिंदु भी अधिक होगा। अर्थात किसी शुद्ध विलायक के द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के वाष्पदाब बराबर होने का जो तापमान होगा वो अधिक होगा जबकि विलयन का वाष्पदाब कम है इसलिए इसका हिमांक भी कम होगा। आप यदि जल के लिए देखें तो जल के लिए ये हिमांक शुद्ध विलायक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यदि जल में शर्करा घोल दी जाए तो विलयन का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होगा। और इस पर संबंधित बोध प्रश्न ये बनता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फ गिरती है तो सड़क पर बर्फ जमा हो जाती है जिसे हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl या कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्यों? इसका कारण यही है कि जब बर्फ का शुद्ध विलायक के रूप में जमना होता है तब तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जैसे ही उसमें नमक या कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है तब वो विलयन में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है और उसका हिमांक कम हो जाता है जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण आसानी से सड़क से बर्फ को हटाया जा सकता है। इस हिमांक में अवनमन की धारणा को जैसे हमने वर्तमान में उन्नयन पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से ग्राफ के द्वारा समझेंगे। ग्राफ में x अक्ष पर तापमान और y अक्ष पर वाष्पदाब होगा और इस ग्राफ में यदि शुद्ध विलायक के लिए द्रव अवस्था लेते विलायक की द्रव अवस्था और विलायक की ठोस अवस्था, तब यहां पर जो ग्राफ है वो क्वथनांक उन्नयन के ठीक विपरीत बनेगा। जब हम किसी पदार्थ का तापमान कम करेंगे तब उसके हिमांक बिंदु तक पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ ए बिंदु पर वाष्पदाब अधिक है और तापमान कम होने के साथ साथ वाष्पदाब कम हो रहा है। बी बिंदु पर वाष्पदाब द्रव अवस्था और ठोस अवस्था इन दोनों के लिए समान हो जाता है। ये बी बिंदु शुद्ध विलायक के लिए हिमांक है। अब इस शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर इसका वाष्पदाब कम हो जाएगा और ये वाष्पदाब कम होते हुए इस बिंदु पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ये बिंदु E पर हमें प्राप्त होगा विलयन का हिमांक Pf। यहाँ हिमांक में अवनमन के लिए पहला वक्र है AB जो द्रव विलायक के लिए है। द्रव विलायक और ठोस विलायक के बीच में सामने B बिंदु पर स्थापित हो रहा है, इसलिए डेल्टा T0F ये शुद्ध विलायक के लिए हिमांक बिंदु होगा। जब इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाएगा तो विलयन के लिए वाष्पदाब कम हो जाएगा। ये वाष्पदाब वक्र C बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और ये E बिंदु पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ जो E बिंदु है इस पर विलयन का हिमांक प्राप्त होगा जो TF है। इन दोनों के बीच का अंतर
डेल्टा EF होगा, अर्थात हिमांक में अवनमन शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक में अंतर के बराबर होता है। इसमें आप देख रहे हैं ग्राफ से कि T0F से जब तापमान कम होगा तब EF प्राप्त होगा, यानी विलयन के लिए ठोस अवस्था कम तापमान पर प्राप्त होगी। इस ग्राफ के आधार पर डेल्टा EF बराबर हो गया T0F माइनस TF। क्वथनांक में अवनमन डेल्टा TF। अब इसका हम पुनः मूलकता से संबंध देखेंगे। मूलकता से संबंध इसी प्रकार है जैसा क्वथनांक के उन्नयन में हमने पढ़ा है, और उसी समय आपसे कहा था सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, आप देखिए जिन्हें मैं बोल रही हूँ। डेल्टा TF समानुपाती m के है, या डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF m, जहाँ KF मोलर विमान का अवनमन स्थिरांक होगा, या इसे क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, और इसका मान 1.8 से kg प्रति मोल जल के लिए होता है। यहाँ डेल्टा TF या हिमांक में अवनमन की सहायता से हम आणविक द्रव्यमान की भी गणना उसी प्रकार कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए डेल्टा TF के लिए हमारे पास है तो mv इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ KF WB 1000 बटे डेल्टा TF गुणे WA। तो इस प्रकार इसके लिए आंकिक प्रश्नों को ठीक उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं जैसे आपने क्वथनांक के उन्नयन में किया है। पूरा व्यंजक उसी प्रकार का है, केवल अंतर इस F शब्द का है, क्योंकि हिमांक को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए B के स्थान पर हमें F का उपयोग करना है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं हमारे अध्ययन के आज के, ये है असामान्य आणविक द्रव्यमान। जो दो अणुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़ा है, इसके अतिरिक्त और दो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। पहला अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वास्तुता में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ा है हमने क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरणता। ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म से हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। परंतु जब हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं तो आणविक द्रव्यमान के जो सैद्धांतिक मान है और जो प्रायोगिक मान है उन दोनों में सदैव भिन्नता होती है। यही भिन्नता असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाती है। शब्द ही है इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान, यानी ऐसा आणविक द्रव्यमान जो सामान्य न हो। सामान्य किसे कहेंगे? जो हम सैद्धांतिक प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं m की मॉलिक्यूलर वेट, जो थ्योरेटिकल हो, सैद्धांतिक हो, और दूसरा होता है प्रायोगिक या प्रेक्षित, जिसे हम m के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो आणविक द्रव्यमान है, इसमें अंतर के कई कारण होते हैं, और इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि जो विलेय के कण होते हैं उनका वियोजन या संयोजन। विलेय के कण का वियोजन हो जाता है या संयोजन हो जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं में जो आणविक द्रव्यमान है, जो हमें सैद्धांतिक मान में प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त न होकर उससे अधिक या उससे कम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलेय के अणु का या कणों का वियोजन किस प्रकार से होता है। इसमें उदाहरण लेंगे हम सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघटन है। यदि इसका वियोजन देखो, इसका वियोजन इस प्रकार से होता है Na+ और Cl-। अब यदि इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म देखा जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म सीधे समानुपाती होते हैं विलेय के कणों की संख्या के। अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती कणों की संख्या के। इसका अर्थ ये है कि जब कणों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ एक कण NaCl का 2 आयन के रूप में विभाजित हो गया, तो कण की संख्या 2 दिखाई देगी। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ेगा, और अणुसंख्यक गुणधर्म विक्रमानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान के। अणुसंख्यक गुणधर्म विक्रमानुपाती आणविक द्रव्यमान के।
इसका अर्थ ये है कि जब अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ेगा तो आणविक द्रव्यमान का मान कम हो जाएगा और इसलिए जब विलेय के कण के रूप में मान लीजिए NaCl है तो इसका सैद्धांतिक अनुभाग यदि हम निकालें तो ये प्राप्त होता है हमें 58.5 सैद्धांतिक Md अनुभाग है 58.5 परंतु प्रायोगिक मान यदि निकालें MO का मान तो ये प्राप्त होता है लगभग 30.63। यहाँ पर ये जो आणविक द्रव्यमान है इसमें कमी हो गई और यही कमी असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाती है। असामान्य आणविक द्रव्यमान होने का दूसरा कारण संघनन। संघनन के लिए एसिटिक अम्ल का हम उदाहरण ले रहे हैं। एसिटिक अम्ल में विशेषता ये होती है कि इसके दो अणु बड़ी सरलता से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं जो द्विलक या डायमंड कहलाता है। इस द्विलक में यदि आणविक द्रव्यमान हम देखें तो इसका आणविक द्रव्यमान 60 है। सूत्र से यदि गणना करें तो Mp का मान इसके लिए 60 है परंतु यदि प्रायोगिक मान इसका निकालें तो ये प्राप्त होगा 120। अर्थात यहाँ भी जो आणविक द्रव्यमान है वो सामान्य से अधिक हो गया। तो इस प्रकार जब किसी विलेय में विलेय के कणों का वियोजन में संगुणन होता है तब उसका आणविक द्रव्यमान का सैद्धांतिक मान उसके प्रायोगिक मान से भिन्न होता है। इसे असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इस असामान्य आणविक द्रव्यमान की गणना एक और कारक के द्वारा की जाती है और इस कारक को कहते हैं बांड भाग कारक। बांड भाग कारक को I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सन 1886 में ये बांड भाग के द्वारा वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा निकालने के लिए दिया गया था ताकि हम किसी भी विलेय में विलेय के कणों का आणविक द्रव्यमान की सही गणना कर सकें। इसमें जो आणविक द्रव्यमान सैद्धांतिक है और जो आणविक द्रव्यमान प्रायोगिक है इन दोनों का अनुपात दिया जाता है। सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान को हम Mt से प्रदर्शित करते हैं और प्रायोगिक को MO से T थ्योरेटिकल O ऑब्जर्व। तो यहाँ I संकेत जो है ये बांड भाग गुणांक को प्रदर्शित करता है। I बराबर होता है Mt/MO सैद्धांतिक आणविक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। अब यदि इसे I को हम अणुसंख्यक गुणधर्म के संबंध में देखें तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक या प्रेक्षित मान हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होते हैं। तो ये अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक सैद्धांतिक मान के बराबर होगा। तो I बांड भाग कारक कहलाता है। इस कारक के द्वारा हम संयोजन या वियोजन से संबंधित उनकी प्रतिशत मात्रा से संबंधित और आणविक द्रव्यमान से संबंधित गणना कर सकते हैं और ये बांड भाग कारक सभी अणुसंख्यक गुणधर्म से जुड़ा होता है। ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों को व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार से संकेत के रूप में लेते हैं। वास्तुताप में आपेक्षिक अवलंबन पहले लेते हैं। वास्तुताप में आपेक्षिक अवलंबन जैसा आप जानते हैं P0A - PA बटे P0A बराबर होता है XB। अब यदि इसका बांड भाग कारक से संबंध बताना है तो जिस तरफ विलेय के मोल की संख्या है उस तरफ हम इस I का गुणा कर देते हैं। तो ये पहला संबंध है वास्तुताप में आपेक्षिक अवलंबन और बांड भाग कारक के बीच। दूसरा संबंध क्वथनांक में क्वथनांक जो है डेल्टा टी बराबर हो जाएगा I KBM। तीसरा डेल्टा TM बराबर हो जाएगा I KFM और चौथा परासरण लाभ के लिए यदि लें तो पाई बराबर I CRT या I N/V CRT। इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों का बांड भाग से कारक से संबंध देखने में ये स्पष्ट होता है कि बांड भाग कारक उस पक्ष से यहाँ हम जोड़ रहे हैं जिसमें विलेय के कणों की संख्या जुड़ी हुई है। तो आज जो हमने अध्ययन किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो
टॉपिक है वो है पठनात्मक उन्नयन। और सीबीएसई का पैटर्न लागू करने के पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के हर वर्ष के अंतराल में एक पठनात्मक उन्नयन से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न होता है पठनात्मक उन्नयन क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मूलक पठनात्मक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए और उसकी इकाई लिखिए। या आंकिक प्रश्न होते हैं जिसमें हम आणविक द्रव्यमान की या पठनात्मक उन्नयन की या फिर विलियम के पठनात्मक की गणना करते हैं। इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन का स्थिरांक पूछा जाता है कि मूलक हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, जल के लिए इसका मान क्या होता है, और हिमांक में अवनमन से आणविक द्रव्यमान को किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इस हिमांक में अवनमन से एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न भी आता है। ये अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होता है कि एक पदार्थ ग्लिसरीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र है CH2OH CH2OH। ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल हिमरोधी क्यों होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इसे एंटीफ्रीज कहते हैं। तो ये पदार्थ जो है इसका उपयोग हिमरोधी के रूप में इस प्रकार किया जाता है कि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वाहनों के रेडिएटर होते हैं उसमें जल का प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिससे रेडिएटर को खतरा होता है। और इस खतरे से बचने के लिए इसमें यदि एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाए तो जल का जमना कम तापमान होता है, जिसके कारण रेडिएटर में जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए इसे हिमरोधी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था हिमांक में अवनमन का। और अंतिम वांछा गुणांक या वांछा कारक आता है, क्या है ये, और इसके द्वारा वियोजन की मात्रा किस प्रकार से निकलेगी, या अब सामान्य आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों का यदि हम अध्ययन करें तो बोर्ड की परीक्षाओं के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न विलियम के इस भाग से इसमें सम्मिलित